नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन। पार्टीशन से अब तक जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन रहे उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन अभी तक के रहे हैं इंडिपेंडेंस से और पार्टीशन से अब तक के जो रिलेशन है वो कभी भी ऐसे मैत्रीपूर्ण या कहे तो सौहार्दपूर्ण कभी भी ऐसे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी हरकतें करता ही रहता है इंडिया को हार्म करने की, इंडिया के ऊपर अटैक करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता है, प्रॉक्सी वॉर चलाता है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए एक हेडेक कहा जाए तो जो हेडेक है वो भी अब वो बन चुका है, क्योंकि हर फ्रंट में पाकिस्तान है वो हमें ओपोज, हमें हमारा जो विरोध है वो करता ही रहता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो इनकी जो जड़ है उसके बारे में देखते हैं कि पाकिस्तान का जो उदय हुआ उसके बारे में जानते हैं। जो ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसके तहत ब्रिटिशरों ने सबसे पहले ब्रिटिशरों ने जान लिया था कि आपको इंडिया के ऊपर रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल के तहत ही आप इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। तो इसीलिए भी 1857 का जो विप्लव हुआ उसमें भी अंग्रेजों ने जान लिया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइट है, इसीलिए इंडिया के ऊपर रूल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके पूरा का पूरा जो इंडिया है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने रिलीजन के बेस्ड ऊपर एक दूसरे के खिलाफ जो उनकी भावनाएं होती उनको भड़काना शुरू कर दिया, उनके बीच दरार पैदा जो करना है वो शुरू कर दिया। और बहुत ही छोटे छोटे कारणों से ये लोग दरार पैदा करते थे, जैसे कि रहन सहन है। ये लोग इतना प्रोपेगेंडा चलाते थे कि जो हिंदू है वो इस तरह रहते हैं, मुस्लिम्स है वो इस तरह रहते हैं। पहले तो ये सब लोग हैं, हम सब पहले तो यूनाइट ही थे, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा इस तरह से ही चलाया और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो इसी तरह थी कि हिंदूस और मुस्लिम्स दोनों को डिवाइड किया जाए। इस बेस पर पहले तो ये खान पान के ऊपर उनको डिवाइड करते थे, उसके बाद रहन सहन है, ड्रेसिस है और उसका जो हैबिटेट है, इसके तौर पर ही इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की जो नीति है इसके तहत ही इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में एक दूसरे के खिलाफ जो जहर भरना है वो शुरू कर दिया है। और इसी के तहत ये जो कॉन्सेप्ट है टू नेशन थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के तहत ही उभरा है कि आज़ादी के जब आज़ादी मिलने वाली थी तब उस वक्त हिंदू और मुस्लिम्स कम्युनिटी के बीच इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दरार पैदा कर दी थी। तो हिंदू और मुस्लिम्स लीडर्स को ये लगता था कि अब इंडिया और माफ कीजिएगा हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो इसीलिए भी जो ये कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है, जिसके सबसे बड़े जो तरफदार है उसमें चौधरी रहमत अली है, जो कि लंदन में एक मूवमेंट चलाते थे। उनका जो मानना था कि नाउ और नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसको पॉलिटिकली जो एंगल दिया वो दिया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने ही ये टू नेशंस थियरी को सबसे ज्यादा कोई बढ़ावा दिया और पार्टीशन का सबसे बड़ा कोई जो जिम्मेदार माना जाता है तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ही है, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सेपरेट राष्ट्र बनने, चाहे एक दो राष्ट्र बनेंगे, एक में हिंदू डोमिनेट करेगा, दूसरे राष्ट्र में मुस्लिम डोमिनेट करेगा। क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि ये दो तरह की जो अलग अलग आइडियोलॉजीज है, विचारसरणी है, वो कभी भी साथ रह नहीं सकती। उनके ट्रेडिशन अलग है, कस्टम्स अलग है, डे टू डे जो प्रैक्टिसेस है वो भी काफ़ी अलग है। इन दोनों के बीच के जो कम्युनिटी में पहले जो ब्रिटिशर्स ने जो ये जहर फैलाना शुरू कर दिया था वो अपने उफान पर था। तो इसीलिए भी ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि टू नेशंस थियरी के तहत ही जिस इलाके में मुस्लिम्स की मेजोरिटी होगी वो पाकिस्तान बनेगा, और जिस इलाके में हिंदूस की जो मेजोरिटी है वो
इंडिया बनेगा। तो इसी के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है वो इसी के तौर पर ही हुआ। इसी के तौर पर जो पंजाब वाला एरिया है जो अभी पाकिस्तान में है, वो वाला एरिया, जो खैबर पख्तूनवाला वो एरिया है, सिंध है, कराची है, ये सब एरिया, बलूचिस्तान वाला एरिया, साथ ही साथ बंगाल के पार्टीशन के बाद जिस जिस इलाके में मुस्लिम्स मेजोरिटी रहे, इन सबको छोड़कर ये जो पाकिस्तान है वो बनाया गया। और इंडिया है वो दोनों दो राष्ट्र इसी के तौर पर ही बनाए गए हैं। और इन दोनों के जो लीडर्स थे वो भी एक दूसरे के इतने ही विरोधी थे जितना आज के दौर पर हम जो लीडर्स देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत खास पसंद नहीं करते थे। इन दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी काफी बार होता रहता था। तो इसकी पहली जो झलक हमने देखी वो देखी इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 में, जब कश्मीर के जो महाराजा है उन्होंने अपना जो लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अपना बेनिफिट ना देखते हुए उन्होंने कश्मीर को आज़ाद बनाने की जो सोच उनके मन में आई, इसी को भापते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल जो ट्राइब्स है, पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के पास वाला जो खैबर और पख्तूनवाला का जो एरिया है, वहां पर जो ट्राइब्स रहते हैं उनको हथियार दे के कश्मीर को कैप्चर करने के लिए, कश्मीर के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के अंडर वहां पर भेजा गया। तो इसी के तौर पर इसी के रिस्पॉन्स में जब कश्मीर के जो महाराजा है उन्होंने कश्मीर का भारत के साथ विलय कर दिया, तब भारत की फौज ने पाकिस्तान के ऊपर इन जो हजारा है, सीधी है, आफरीदी है, ऐसी जो कौम है उसके ऊपर उनको खदेड़ने के लिए एक जो अभियान चलाया वो फुल फ्लेज वॉर ही थी, फुल स्केल वॉर ही आप कह सकते हैं। तो पहला जो युद्ध लड़ा हमने 1947 में उसमें हमारी जीत हुई। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी भी वो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो, और साथ ही साथ जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो वाला एरिया अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है। तो उसके बाद वो जो दूसरी हमारे पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई वो थी 1965 की लड़ाई। हमने पहले 65 की लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि इंडिया कमजोर है, इकोनॉमिकली कमजोर है। पहले मिली जो हमें चाइना के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें हम बुरी तरह से कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से जो चाइना की आप एक जो हार की समरी देखे तो उसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। साथ ही साथ जो साधन सामग्री, जो असला है, राशन है, उन सब को जवानों के पास पहुंचाया ही नहीं गया। तो ये भी एक कारण है इसका हारने का। और चाइना ने हमको कह सकते हैं कि चाइना के सामने हम ये लैक ऑफ इक्विपमेंट्स की वजह से बुरी तरह से हारे, और इससे पाकिस्तान का जो मोरल है, उसका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि उनको ये लगने लगा। और इसी दौरान हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और इंडिया में भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, जो पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं थी, उसमें दो गुट थे, एक मोरारजी देसाई वाला ग्रुप और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री वाला ग्रुप। उसमें भी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है वो कांग्रेस में चल रहे थे। तो पाकिस्तान के जो सेल्फ प्रोक्लेम जो फील्ड मार्शल है वो अयूब खान, उन्होंने पहले तो कश्मीर में अनरेस्ट करवाना शुरू किया और बाद में उन्होंने भारत के ऊपर हमला कर दिया। और इन दोनों घटनाओं को हमने पहले ही डिस्कस किया है तो हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद हुआ जो लड़ाई जो हुई उसमें हमारी शानदार जीत हुई, और जो यूएसए और यूएसएसआर जो दोनों महाशक्ति है उन्होंने इंटरवेंट किया और हमको सीज फायर करना पड़ा। और साथ ही साथ जो टास्कन डिक्लेरेशन हुआ, कहाँ हुआ? जो
जो उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर ये डिक्लेरेशन है सोवियत यूनियन की मध्यस्थी से। ये जो सोवियत यूनियन के जो प्रीमियर थे एलेक्सेई कोसिगिन, उनकी मध्यस्थी से इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिक्लेरेशन साइन किया। इसके तहत इंडिया ने जो जो भी लैंड कैप्चर की थी वो सब पाकिस्तान को दे दी जाएंगी, जिसमें हाजीपीर जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पास था, हाजीपीर पास, वो भी हमको देना पड़ा। तो वहाँ और इसी की जो ये ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद शास्त्री जी का निधन हो गया। तो उस वक्त भी हमारे जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, तब अयूब खान ने शास्त्री जी को ये वादा किया कि अब हम शांति को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब शास्त्री जी का निधन हुआ, तब अयूब खान अपनी बात से मुकर गए और कहा कि हम अपने रास्ते से ही अब शांति है वो उनको पा लेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये दोनों लड़ाई हुई। जैसा कि मैंने उस लेक्चर में कहा था कि 1971 की लड़ाई और 1999 की जो कारगिल लड़ाई, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद की जो एक बीच में एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। जब पार्टीशन हुआ, तब पार्टीशन में सिर्फ दोनों देश के जो लोग हैं वो ही नहीं बटे, साथ ही साथ जो हमारी जियोग्राफी है वो भी बांट दी गई, जिससे जो लैंड्स है और जो रिवर्स है उन दोनों को भी बांटना पड़ा। क्योंकि जो सिंधु नदी है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो रीजन है, पंजाब वाला एरिया, कश्मीर वाला और जो ये हरियाणा वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया है, वो उनके लिए काफी, सिंधु नदी काफी इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसलिए दोनों देश इस नदी के पानी के लिए वो लड़ रहे थे और दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। तब हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि इस जो पूरा का पूरा जो मसला है वो हम शांतिपूर्ण रूप से उसको हल करेंगे। और भारत ने ये पाकिस्तान के सामने प्लान रखा कि रावी, बियास और सतलज है जो ईस्टर्न रिवर्स है, और 7% ऑफ वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब का पानी आता है, वो सब इंडिया को दिया जाएगा। और वही पाकिस्तान को बाकी का जो 93% वेस्टर्न रिवर्स का पानी है वो सब पाकिस्तान को दिया जाएगा। वही पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि जो 30% जो है ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया को दिया जाए, वही 70% जो पानी है वो वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और इसी के तौर पर दोनों के दोनों जो देश है वो लड़ रहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर का रोल है वो प्ले किया और उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि जो ईस्टर्न, पूरे की पूरी जो ईस्टर्न रिवर है वो सब इंडिया को दे दी जाएगी। वही जो वेस्टर्न रिवर्स है जिसमें छोटा सा हिस्सा झेलम और जो झेलम का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो ये एक वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रपोजल किया गया और हमको उस वक्त मान्य भी रखना पड़ा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत ही वीक थी। तो वर्ल्ड बैंक के जो लोन है, वर्ल्ड बैंक ने उसमें ऐसी कंडीशन भी रखी थी कि आप अगर ये ट्रीटीज को तोड़ोगे तो आपको उस वक्त जो लोन है, आपने ट्रीटीज साइन नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है उनके सामने ये शर्तें भी रखी थी कि आपको ये संधि है वो साइन करनी पड़ेगी। और इस जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी है वो कराची में साइन की। कब? सितंबर 1960 को ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो साइन की गई। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का जो सब बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमारी जो कहे तो शानदार जीत हुई थी, उसके बारे में देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये लड़ाई हुई थी किस लिए हुई थी। सबसे पहले उसमें देखते हैं कि जो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस है उसके बारे में जानते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया और ईस्ट पाकिस्तान है, उन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक फासला था। जब जब जो देश है वो आज़ाद हुआ, तब
वो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप हमें जो ये ग्रांड ट्रंक रोड वाला जो एरिया है उसको एक छोटा सा इंडिया के थ्रू हमें वहां से कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा एक्सेस दीजिए आप, ताकि हम अपने ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट हो सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात को खारिज कर दिया। और अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को ईस्टर्न के साथ जोड़ने के लिए अब यहाँ से होकर यहाँ जाना पड़ता था। तो ये भी एक जियोग्राफिकल जो डिफरेंस है वो भी एक इस लड़ाई का कारण माना जाता है। साथ ही साथ जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करता था। यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में जो लोग रहते थे वो भी अलग थे, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो भी अलग थे। यहाँ पर ज्यादा उर्दू बोली जाती थी, वहीं या वहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहे थे वो मोस्टली बंगाली ही बोलते थे। और इनके ऊपर जबरन जो उर्दू है वो उनके ऊपर थोपी गई। तो ये भी एक जो अनरेस्ट है वो उससे ही एक जो अनरेस्ट है, पॉलिटिकल टर्मोइल है वो यहाँ पर उभरा है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो 1971 तक कभी भी वहाँ पर जो उनकी जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं हुए थे। पहले मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने ही चुनाव नहीं करवाए। उसके बाद जो छोटे मोटे कार्यकाल के लिए जो इस्कंदर मिर्जा है, लियाकत अली खान है, वो सब थोड़े बहुत ड्यूरेशन के लिए वहाँ के रूलर बने। लेकिन जब उसके बाद जो अयूब खान है, जनरल अयूब खान, उन्होंने ही जो पाकिस्तान का रूल है, शासन है, वो अपने हाथ में ले लिया, मिलिट्री को किया और शासन अपने हाथ में ले लिया। तो पॉलिटिकल डिफरेंस भी एक कारण माना जाता है। साथ ही साथ जो ये ईस्ट बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी ये पाकिस्तान जो ये वेस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो काफ़ी दखल देता था। बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वहाँ पर भी यहाँ के जो पंजाबी मूल के जो लोग होते थे, पंजाबी डोमिनेंट, अभी भी पाकिस्तान में पंजाब का वो जो एरिया है, यहाँ ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो ही पूरा का पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। तो तब भी वही हुआ था कि जो उर्दू स्पीकिंग पंजाबी लोग हैं, मैं ये हमारे पंजाब वाले नहीं, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसकी बात कर रहा हूँ, कि ये जो लोग हैं वो वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिक्स, उसमें ये लोग ही उसका अपर हैंड था। तो ये भी एक जो कारण है वो माना जाता है। वही डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान है उसके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, क्योंकि जो पहले हमने डिस्कस किया कि कल्चरल डिफरेंसेस है। तो ये भी जो ये वाला जो लोग है वहाँ पर यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उसको अपने मानते ही नहीं थे, वो अलग ही मानते थे। तो ये भी एक कारण था। तो और इसके बाद एक बहुत ही बड़ी जो घटना है वो है बंगबंधु, यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, अवामी लीग के संस्थापक है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। उनका मानना ये था कि हमें अपने ये जो पाकिस्तान है देश है उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़नी नहीं है, हमें उसके खिलाफ कोई ऐसी जंग छेड़नी नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारे हक चाहिए। हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें कुछ राइट्स देने चाहिए। जो वो चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को कुछ जो ऑटोनॉमी है वो दी जाए, यानी कि जो वेस्ट वाला जो एरिया है, वेस्ट पाकिस्तान है, जो इस्लामाबाद गवर्नमेंट है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हम पर रहेगा, लेकिन हमको कुछ ऐसी जो ऑटोनॉमी है वो दी जाए। क्योंकि उन दोनों के बीच काफ़ी कल्चरल और जियोग्राफिकल डिफरेंस था। तो ये चाहते थे कि हमें कुछ जो ऑटोनॉमी है वो दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो रूलर थे वो उन्होंने ऐसा नहीं माना। अब जो रूलर थे वो कौन थे? 1971 में जब 1965 में जब पाकिस्तान की हार हुई तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या अयूब खान, उन्होंने जो सत्ता है वो अपने अनुगामी
जनरल याहिया खान को सौंप दी, जो कि उन्होंने ही कहा जाता है कि मिलिट्री कू करके वो सत्ता में आए थे। तब उन्होंने एक चुनाव करवाया और चुनाव में क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो 300 सीट वाली जो नेशनल असेंबली है उसका जो चुनाव हुए सबसे पहली बार 1947 से जो पहली बार चुनाव हुए, उसमें यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको 162 सीट अलोकेट की गई थी और वहीं इस जगह पर 168 सीट है वो अलोकेट की गई थी। और जब चुनाव हुए तो क्या हुआ कि ये वहाँ यहाँ पर 160 में 62 में से 160 सीट है वो अवामी लीग बंग शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है वो जीत गई और उनकी पूर्ण बहुमत थी। वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत वाली सरकार वो बना सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी के लिए 150 का जो आंकड़ा है उन्होंने आसानी से पार कर लिया था। वहीं भुट्टो की जो पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स लीग जो पीपीपी पार्टी थी, उनको उतनी ज्यादा सीट नहीं बनी थी कि वो गवर्नमेंट बना सके। तो ये बात है वो याहिया खान और भुट्टो और ये वेस्ट वाला एरिया है उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान है उसको हाउस अरेस्ट भी कर लिया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब ईस्ट जो अभी ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रह रहे उनको पता लगा कि हमारे जो बंगबंधु है, प्रिय बंगबंधु, उनको याहिया ने कैप्चर कर लिया है और वो उनको फांसी पे भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अनरेस्ट और साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट है वो मास स्केल पर प्रोटेस्ट है वो शुरू हो गए गवर्नमेंट के खिलाफ। इस्लामाबाद गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ कि इस्लामाबाद सरकार ने और पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन जो सर्चलाइट है वो चलाई गई। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान में जो भी ऐसी एक्टिविटीज होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, उनको कुचलने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के तहत यहाँ पर पाकिस्तान की ट्रूप्स है, पाकिस्तान आर्मी है, वहाँ पर डिप्लॉय की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ बूचर ऑफ बांग्लादेश जनरल टिक्का खान। जो जनरल टिक्का खान है जिसको बूचर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो आर्मी भेजी गई, उन्होंने यहाँ पर उतनी जो ब्रूटालिटी दिखाई, बहुत ही ज्यादा ब्रूटालिटी है, क्रुएल्टी है, वो यहाँ पर उन्होंने दिखाई। और जो ईस्ट पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको बुरी तरह से मारा है। साथ ही साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बांग्लादेशी जो बांग्ला पीपल्स है उनको मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर्स है, इन सबको भी मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो अवामी लीग के जो सपोर्टर है उसको भी मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज और जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको भी मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये जीनोसाइड है वो बहुत ही ज्यादा था। तकरीबन कहा जाता है कि 2 से 2.5 लाख लोग हैं उसको पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया गया। तो हुआ ये कि यहाँ पर जो पब्लिक रहती थी, जो प्रजा रहती थी, वो भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वैसे ही स्थिति में जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है और जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां पर अपना डेरा डालना शुरू कर दिया और वहीं से शुरू होती है इंडो पाक लड़ाई। अब हम उसमें इन्वॉल्व क्यों है, जैसा कि मैंने देखा मैंने बताया कि जो हमारे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट और जो वेस्ट बंगाल है उसमें बांग्लादेशी पॉपुलेशन की जो इमिग्रेशन है वो ज़्यादा हो गई। वो शरणार्थी जो ये शरणार्थी लोग हैं वो ज़्यादा आने लगे और यूएन कन्वेंशन के यूएन ने जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक हमको ये जो शरणार्थी आए हैं उन लोगों को हमें पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो दी जाएगी। तो उसका बहुत ही बड़ा जो भार है वो भारत पर आने लगा, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जो 10 मिलियन पीपल्स है वो बांग्लादेश से इस सिविल वॉर जैसी परिस्थिति में भारत में ऐसे ही
चले आए थे। तो वहाँ पर हमने पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी बड़े जो कैंप्स है वो लगाने पड़े। उसका रहन सहन, उनकी जो जो बेसिक नीड थी उनको पूरा करने के लिए हमें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा। इसलिए भी जो इंदिरा गांधी है वो चाहते थे कि अब हमें पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है, बांग्लादेश को जो लिबरेट है वो करना ही होगा। और साथ ही साथ हमने ऐसा करना शुरू कर दिया। हमारी जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आने लगा। इंदिरा गांधी है वो पाकिस्तान के जो ये काली करतूतें है वो इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल डिप्लो जो अरीना होती है वहाँ पर सभी देशों में वो बताने लगे कि आप देखिए यहाँ बांग्लादेश में जो वहीं ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान जो आर्मी है वो कितनी क्रूरता दिखा रही है, लेकिन कोई भी देश है वो इंडिया के सपोर्ट में नहीं आया। तब भारत ने क्या करा कि इंदिरा गांधी ने तय किया कि अब हमें अकेले ही लड़ना होगा। और भारत ने जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तब उसका जो संगठन जो ये रो है उसका उसकी स्थापना जो 1968 में की गई थी, उसके जो डायरेक्टर थे जिसको मास्टर स्पाई कहा जाता है, रामेश्वर नाथ काओ, उन्होंने क्या करा कि जो ये मुक्ति वाहिनी है, जो एक जो कहा जाता है कि जो गुरिल्ला संगठन है मुक्ति वाहिनी, जो जिसमें जो ये पाकिस्तान की आर्मी जो कुछ बांग्ला ऑफिसर्स है और साथ ही साथ जो बांग्ला नेशनलिस्ट और अवामी लीग के जो बड़े से जो लीडरशिप है उनके तहत ये मुक्ति वाहिनी बनाई गई। और आम लोगों के बीच पाकिस्तान आर्मी को के साथ कैसे इसको हैंडल करने चाहिए और उसकी ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा दी जाने लगी। साथ ही साथ उनको हथियार सप्लाई करने भी चालू कर दिए और उनको ट्रेनिंग भी दी जाने लगी कि आपको पाकिस्तान आर्मी की जो इक्विपमेंट है उसको कैसे खराब करना है और पाकिस्तान आर्मी है उसको कैसे क्षति पहुंचाना है। तो ये भी एक जो रो है उसने बहुत ही बड़ा एक जो रोल है वो प्ले किया है। और साथ ही साथ भारत अवामी लीग के जो लीडर्स है उन्होंने भारत में एक जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसकी स्थापना करी और भारत ने स्थापना होते ही इस गवर्नमेंट को मान्यता दे दी। तब क्या हुआ कि याया खान है वो उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या करा कि 3 जून दिसंबर को जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वाला एरिया है पठानकोट है और जो अंबाला एयरबेस है और अमृतसर एयरबेस है, वहां पर उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया और उसी के साथ जो ये लड़ाई है वो शुरू हो गई। और इसी के जवाब में भारत ने क्या करा कि फुल स्केल जो अटैक है वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट में फुल स्केल अटैक है वो शुरू कर दिए। और इस जो लड़ाई है वो हमने जीती। इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का बहुत ही बड़ा रोल है। जब चाणक्य ने भी जो जासूस है उसके ऊपर ज्यादा भार दिया है, तो चाणक्य के बाद हमने 1971 में ही ये जो इंटेलिजेंस है उसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वो इसी युद्ध में सबसे ज्यादा और बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और जो रो है उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान आर्मी के जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ पर है, वो इंटेलिजेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी सब ले आने लगे। साथ ही साथ उनके जो कोड होते हैं वो भी डिसाइफर कर गए। साथ ही साथ उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी रो के पास आ गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, अपर हैंड वो भारत के लिए हो गया था। और उसकी जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो सबसे पहला जो अटैक हुआ वो है ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी कि जो कराची के ऊपर जो हमारी भारतीय नौसेना ने जो कराची के पाकिस्तान में घर में घुसकर उनके ऊपर जो हमला किया उनको कहते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें ओसा क्लास की जो मिसाइल बोट्स थी लेड बाय कमांडर बबरूभान यादव, उन्होंने क्या करा कि जो बबरूभान कमांडर बीबी यादव है उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी स्क्वाड्रन है वो से जो कराची बेस है वहां पर ले गए और जो मिसाइल्स है उनसे पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज है, कराची एयर जो नेवल बेस है उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो
नेवी के जो फ्लैग शिप्स थे, जो कैपिटल शिप्स थे, डिस्ट्रॉयर, माइन स्वीपर और फ्रिगेट्स ऐसी जो जहाज थे, वो 3-4 जहाज भी उन्होंने डुबा दिए। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो हमारे लिए काफी एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल रहा, और पाकिस्तानी नौसेना का जो डर था वो अब पूरी तरह से वो एक खत्म हो गया। और उसके बाद जो 8 और 9 दिसंबर को जो दूसरा एक ऑपरेशन चलाया गया, वो उसमें भी, जिसे ऑपरेशन पाइथन कहा जाता है, उसमें भी हमारी जो मिसाइल बोट्स है उस उनको वहां पर कराची के ऊपर हमला करना, अटैक करने के लिए भेजा गया, और उन्होंने ही बहुत ही अच्छी तरह से पाकिस्तान का जो पूरा नेवल बेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आते हैं सिंकिंग ऑफ पीएनएस गाजी में। जो पीएनएस गाजी जो कि अमेरिका द्वारा दी गई, जिसे यूएसएस डायब्लो भी कहते थे, वो सबमरीन लॉन्ग रेंज सबमरीन थी। वो उन्होंने जब लड़ाई छिड़ी तो आईएनएस विक्रांत का शिकार करने के लिए उन्होंने भेजा था, लेकिन विशाखापट्टनम है वहीं पर आईएनएस राजपूत जो हमारे डिस्ट्रॉयर है उसके साथ, जो आईएनएस राजपूत है उसने पीएनएस गाजी को डुबा दिया। उसके बाद आता है नेवल ब्लॉकेड बाय आईएनएस विक्रांत। आईएनएस जो विक्रांत है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसने पूरे के पूरे जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, जिसमें कोक्स बाजार से लेकर ढाका, खुलना और चालना, इन सभी जगह जो मेन उनके जो पोर्ट है, नेवल पोर्ट है, वहीं सभी जगह पर उसने एक नेवल ब्लॉकेड भी बना दिया। और दूसरी तरफ से जब ये नेवल ब्लॉकेड बनाया तो दूसरी तरफ से हमारी जो आर्मी है उसने भी अभी का जो बांग्लादेश है उसको तीनों तरह से, ये शायद ये जो बांग्लादेश है यहाँ पर आईएनएस विक्रांत का नेवल ब्लॉकेड है, वहीं यहाँ से और यहाँ से हमारी जो आर्मी है, जनरल जो फील्ड मार्शल बाद में बने, जनरल मानेक शाह की लीडरशिप के अंदर हमारी जो आर्मी है उसने तीनों तरफ से ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और वेस्ट पार्ट में भी सबसे ज्यादा जो लड़ाई, बहुत ही फेमस लड़ाई हुई थी, उसमें एक फेमस लड़ाई है बैटल ऑफ बसंतर है, वो भी काफी फेमस है। और बैटल ऑफ लोंगेवाला, उसके बारे में तो आप जानते होंगे। और बैटल ऑफ जो हिली है वो भी एक फेमस लड़ाई है, जो कि ईस्ट वाले जो एरिया है वहां पर लड़ी गई थी। और ये जो लड़ाई चढ़ी, और इस 16 दिन की जो लड़ाई चली थी उसमें हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से मात दे दी, और पाकिस्तान के सामने अब कोई चारा नहीं रहा। तब उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी के जो कमांडर थे, जनरल जो नियाजी थे, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, उन्होंने बिना शर्ती सरेंडर है वो कर दिया। किनको? ये है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और ये है जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसके सेनापति है वाइस एडमिरल एन कृष्णन। और ये जो है वो जो हमारा वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है जो इंडियन एयरफोर्स का, उसके कमांडर है। और इनको तो आपने काफी बार देखा होगा, ये है JFR जैकब, वो भी काफी एक फेमस सेनापति, जिनकी थोड़े ही वक्त पहले, थोड़े ही 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जनरल नियाजी है, उन्होंने बिना शर्ती वो जो सरेंडर है वो कर दिया। तो इसी के तौर पर हमारी एक बहुत ही बड़ी जो जीत है वो हम कह सकते हैं। और इसी दिवस को जो दिसंबर जो 16 है, तब जब उन्होंने सरेंडर किया था, तो उसको हम विक्ट्री डे के रूप में जानते हैं। और बांग्लादेश है वो उसी दिन पर लिबरेट हुआ। और जो बंगबंधु जो शेख मुजीबुर रहमान है वो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने। उनकी जो अभी जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी ही पुत्री है, उनकी ही डॉटर है, वो अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इस युद्ध में भी हमने एक हमारे जो सूरवीर है उन्होंने काफी कारनामे दिखाए, जिसमें लांस नायक अल्बर्ट इक्का है, उनको परमवीर चक्र मिला। साथ ही जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अकेले ही ऐसे ऑफिसर है जिनको परमवीर चक्र मिला है। साथ ही साथ जो मेजर होशियार सिंह है उनको भी परमवीर चक्र मिला। और जो चौथे जो सूरवीर है उनको मिला वो है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उनको भी परमवीर चक्र से वो उनसे
नवाजा गया। तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया तो साथ ही साथ हमारी आर्मी ने उनके 95,000 से ज़्यादा जो फौजी है उन्होंने ही भारत के सामने सरेंडर कर लिया था। तो अब है, अब वो वहाँ की जो लीडरशिप है वो बदल चुकी थी, क्योंकि याह्या खान है वो लड़ाई हार चुके थे। तो जो वहाँ पर भी इन फेमस कोई वहाँ के जो लीडरशिप बदली, उसमें जो प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर बने वो थे जुल्फिकर अली भुट्टो। याह्या खान के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बीच सबसे पहला उनका काम ये था कि जो 95,000 से ज्यादा जो कैदी है उनको भारत से पाकिस्तान लाना होगा। तब उन्होंने सामने से ही प्रस्ताव रखा कि हम शांति वार्ता करेंगे। तो ये हुई पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। और इसी के तहत एग्री हुआ, दोनों देश राजी हुए कि पुट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन दैट हैव either to mend their relation and work for promotion of friendly and harmonious relationship and the establishment of ड्यूरेबल पीस इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि जो हम अब कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है वो नहीं करेंगे और सब कॉन्टिनेंट में पीस बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? बाय पीसफुल मीन्स, यानी कि जो पीसफुल जो तरीके हैं उससे ही हम सब कॉन्टिनेंट में शांति बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के तहत ये जो शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसमें इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको ही अंतरराष्ट्रीय सरहद है वो बनाई जाए। क्यों? क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय सरहद आप उसको बनाई जाएगी तो पाकिस्तान के पास बाकी के हमारे पास जो कश्मीर बचा है उसको क्लेम करने के लिए कोई वजह ही नहीं रहेगी। लेकिन भुट्टो बहुत ही चालाक थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी वो भी अपनी चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को आप कह सकते हैं कि बेवकूफ भी बनाया, आप ऐसे कह सकते हैं। और हमने जो शिमला एग्रीमेंट है उससे हमने कुछ भी नहीं पाया है। हमको 95,000 से ज्यादा जो फौजी है वो पाकिस्तान को देने पड़े। साथ ही साथ जो लैंड हमने वेस्टर्न फ्रंट में जो हमने जो जीती थी वो भी सब शिमला एग्रीमेंट के तहत उनको वापिस देनी पड़ी। और साथ ही साथ भुट्टो ने एग्री हुए कि अब हम जो हमारे जो भी इश्यू है वो बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस की आके थर्ड पार्टी इंटरफ्रेंस ना हो और हम अपने जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो इसे ही सॉल्व करेंगे। तो शिमला एग्रीमेंट है वो इसी के तहत साइन हुआ और हमको शिमला एग्रीमेंट से कुछ भी नहीं मिला। अब देखते हैं कि उसके बाद कुछ जो घटना हुई उसमें भी हमारे जो दोनों के रिलेशन है उसमें काफी बदलाव है। उसमें पहला है मई 18 में, जब हमने पहली बार जो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। हमने जो एक टेक्निक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी था कि हमारे पास उसकी जो कैपेबिलिटी है कि हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। उसको उस ऑपरेशन का जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, उसके तहत हमने पोखरण में एक जो परमाणु पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो किया। और इसी से पाकिस्तान, आप कह सकते हैं कि इसी घटना से ही पाकिस्तान को भी ये लगा कि अब हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब है वो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाने होंगे। क्योंकि थोड़े ही समय पहले जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो उसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। तो ये भी एक कारण है, आप कह सकते हैं कि जब हमने 1974 में जो ये पोखरण वन किया जाता है उसी के रिस्पांस में ही पाकिस्तान ने भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया। और उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण जो घटना होती है उसमें ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन को हमें कैप्चर करने के लिए
जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया है उसके बारे में पहले देखते हैं। जो ये ऑपरेशन जो मेघदूत है वो इस वाले एरिया के लिए चलाया गया था, जो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो एरिया है उसके लिए ही हमें ये चलाना पड़ा था। सबसे पहले आप जम्मू और कश्मीर का जो मैप है उसको देख लेते हैं कि ये वाला जो पूरा एरिया है वो आज़ाद कश्मीर कहलाता है, ये है जम्मू, और ये वाला जो एरिया है वो लद्दाख कहलाता है, और ये है अक्साई चीन। और ये जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास था लेकिन उसने चाइना को दे दिया। और चाइना का जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तब दोनों देश राजी हुए थे कि जो एलओसी है उसको हम दूसरी बार आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन जब आइडेंटिफाई करने की बात हुई तो यहाँ पर जो एनजे जो पॉइंट का नाम है, जो ग्लेशियर है, वहां पर आके दोनों आर्मी के जो ऑफिसर है वो रुक गए, क्योंकि आगे जाना नामुमकिन था। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो डिस्प्यूटेड बन गई। भारत कहता है कि ये लाइन यहाँ तक है, वही पाकिस्तान कहता है कि ये लाइन वहाँ यहाँ तक है। ये छोटे से एरिया के लिए भी हमें काफी खून बहाना पड़ा। क्योंकि अब देखें तो जो सियाचिन जो ग्लेशियर वाला जो एरिया है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप देखिए जो NJ9842 जो पॉइंट है, पाकिस्तान कहता है कि ये सरहद यहाँ पर होनी चाहिए और भारत कहता है कि ये सरहद यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये है काराकोरम पास। अगर ये एरिया पाकिस्तान के पास चला जाता है तो काराकोरम पास से चाइना के साथ उनकी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और उसको एक जो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट है वो भी उसको मिल जाता है। तो इस घटना की शुरुआत कब होती है कि जब 1970 और 1980 है उसके दशक में पाकिस्तान की जो सरकार है उसने क्या करा कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है उसके ऊपर एक्सपीडिशन चलाया गया, और वहाँ की जो परमिशन है वो पाकिस्तान द्वारा ही देने जाने लगी। और इस घटना की सबसे पहली जिनको भनक लगी कि पाकिस्तान अब सियाचिन के ऊपर अटैक करने वाला है, सबसे पहली जिनको भनक लगी वो थे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इन पहाड़ों के बीच में ही बिताई थी। उनके पास एक किसी फॉरेनर का जो एक मैप है वो आया, जिसमें जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में दिखाया गया। तब जो नरेंद्र कुमार है वो पूरी तरह समझ गए कि कभी ना कभी पाकिस्तान है वो अटैक करने वाला है। तो बिना किसी देरी किए उन्होंने दिल्ली में जो डीजीएमओ है उनको ये बात बताई, और उसी के साथ जो ये ऑपरेशन मेघदूत है वो शुरू होता है। और यहाँ पर पोस्ट बनाने के लिए हमें पहले जो एक्सपीडिशन चलाने पड़े, वही पाकिस्तान को भी ये अब लगने लगा कि भारत है उनको पता चल गया है, तो पाकिस्तानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अपने जो फौजी है वो बिठाए गए, और इसी को मार भगाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भी हमने एक परमवीर चक्र देखा कि जो कैप्टन बाना सिंह है उनको यहाँ पर जो पहले कायद पोस्ट की, यहाँ पर जो पोस्ट बनाई थी उसमें भी एक थी कायद पोस्ट, उसका नाम बदलकर अब बाना पोस्ट रखा गया है। ये परमवीर चक्र जो विजेता है बाना सिंह उसके नाम के ऊपर। तो ये ऑपरेशन मेघदूत है वो पूरी की पूरी तरह से हमारे लिए एक जो सफल है वो ही रहा है, और हमने काफ़ी ऐसे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमने कैप्चर कर ली। तो और साथ ही साथ हम पाकिस्तान को अब लगा कि अब हम जीतने नहीं वाले हैं, तो एक जो सीज फायर है वो की गई। तो 1971 के बाद जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई उसमें ये 1984 में की गई ये जो ऑपरेशन मेघदूत है वो भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जो कारगिल का जो लड़ाई हुई है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि 1984 के बाद तब उनकी जो लीडरशिप है वो भी बदल गई थी, और एक दूसरे तानाशाह वहां पर आ गए थे जिसका नाम था जनरल जियाउल हक। वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटर ही थे। उनको अब उनकी जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया था, क्योंकि उनको अब लगने लगा था कि भारत को आपस आमने सामने की जो सीधी लड़ाई होती है, सीधी कॉम्बैट होती है, उसमें आप हरा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक जो प्रॉक्सी वॉर है उनका एक प्लान बना गया, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन टुपाक आम्ब्रो। उसको एक जो नाम है वो दिया गया। उसी के तहत
जो कश्मीर है वहाँ पर अनरेस्ट की जाएगी। कश्मीरी जो यूथ है उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाने लगा। इसी के तहत उनको हथियार वगैरह की जो तालीम है, ट्रेनिंग है, वो दी जाने लगी। और पाक स्पॉन्सर्ड जो अब अभी जो घटना देखते हैं उन सब के सीधे जो जिम्मेदार है वो जिया उल हक को ही आप कह सकते हैं। साथ ही साथ आईएसआई का भी जो एक बहुत ही बड़ा रोल, उसमें आईएसआई ने भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि हुआ ये था कि जब ये अमेरिका है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो सोवियत अफगानिस्तान में अपना जो इन्वेजन चला रहा था, एक उसने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, तो उसके रिस्पॉन्स में जो ये गोरिल्ला वॉर चल रही थी मुजाहिदीन और तालिबान के, जो मुजाहिदीनों द्वारा जो ये सोवियत के यूनियन के खिलाफ जो चल रही थी, उसमें अमेरिका बहुत ही बड़ा हथियार सप्लायर बन गया था। बहुत ही बड़ा अमेरिका है वो हथियार को सप्लाई करता था, और वो पाकिस्तान के ये जो जनरल थे जिया, उनके थ्रू ही करवाता था। लेकिन जिया क्या करता था कि जो भी हथियार पाकिस्तान को, माफ कीजिएगा, जो मुजाहिदीनों को दिया जाना है, उसमें 70% से ज़्यादा हथियार है वो खुद रख लेते थे और बाकी के ही मुजाहिदीनों को देते थे। और इन सब का इस्तेमाल है वो इंडिया के खिलाफ वो करने लगे। और कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो उसकी जड़ की शुरुआत वहीं से ही होती है। और इसी के रिस्पॉन्स में ही जब ब्रेन वॉश और ये सब सबसे ज़्यादा होने लगा, तो 1990 के दशक में ही सबसे जो कश्मीरी हिंदू पंडित है, जो कि वहाँ के नेटिव्स है, उनको जबरन वहाँ से मार भगाया गया। तो ये भी उनकी एक प्रॉक्सी वॉर की एक जो स्ट्रेटेजी है वो हम कह सकते हैं। उसके बाद की जो घटना हुई जिससे हमारे रिलेशन बिगड़े, तो वो थे न्यूक्लियर टेस्ट। 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जब 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो वो तो एक सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ही था। लेकिन अब भारत को ये लगने लगा था कि अब हमको भी परमाणु बम है वो बनाना चाहिए। तो इसी के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1998 में पोखरण में जो 5 जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो कराए। उसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी अपने जो चागाई वाला जो एरिया है, चागाई हिल्स, वहां पर उसने 6 जो न्यूक्लियर बम है वो एक्सप्लोड किए हैं। तो ये भी एक जो कारण है वो आप दोनों के बीच के जो तनाव है उसको मान सकते हैं। उसके बाद आता है कारगिल वॉर। अब कारगिल की लड़ाई हुई, उसके बारे में देखते हैं। अब जो कारगिल की जो लड़ाई है, पहले तो हम जो कारगिल का जो लोकेशन है वो देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो कश्मीर है, ये है सियाचिन वाला एरिया, और ये जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है। ये है अक्साई चीन, और ये है लेह डिस्ट्रिक्ट, और ये है करगिल, और इसी को मिलाकर बनता है ये पूरा का पूरा जो रीजन है उसको लद्दाख कहते हैं। और ये जो पूरा का जो एरिया है उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो कश्मीर वैली, और ये जो वाला पोर्शन है वो है जम्मू है। तो ये आप लोग को सिर्फ ये जो मैप है वो याद करना है। और हुआ ये था कि जो लाहौर जो डिक्लेरेशन हुई थी, और जिसे बस डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी है वो नवाज शरीफ को मिलने के लिए बस से गई थे, तो वो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसके तहत क्या हुआ कि दोनों ने ये तय किया कि अब हम न्यूक्लियर जो आर्म रेस है उसको कम करेंगे। साथ ही साथ जो परमाणु बम का जो इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर दोनों देश है वो राजी हुए। साथ ही साथ जो नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो दोनों के बीच का जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है उसको भी टारेंगे। और साथ ही साथ जो टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हमारे चल रहे थे, तब जो कश्मीर के ऊपर चल रहे थे टेरिटोरियल डिस्प्यूट, साथ ही साथ जो कच्छ रीजन में जो सिर क्रीक है उसको लेकर ही काफ़ी बार वहाँ पर जो खून है वो बहा है, और उसी को भी हम सोल्व करेंगे। साथ ही साथ दूसरा एक कि हम जो CBM से यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसको भी एक तैयार करेंगे। ये जो CBM से उसको आप काफ़ी बार
पढ़ेंगे। जो ये डिप्लोमेटिक टर्न है, यानी कि सीबीएम्स में क्या होता है कि आपको एक दूसरे देश है उनके साथ आप जो एक्सरसाइज करेंगे और मोबिलाइजेशन और ड्रिल्स करेंगे उसके बारे में आप उसको पहले से बताएंगे, और साथ ही साथ जो नेवल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, इन सब के बारे में आप पहले ही इस देश को इंफॉर्मेशन है वो साझा करेंगे। साथ ही साथ जो मिलिट्री बजट है और जो इक्विपमेंट और आर्म है, इन सब के बारे में भी आप एक दूसरे के साथ जो कहा जाए तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। ये जो आप डीजीएमओ जो नाम आप जो सुनते हैं काफ़ी बार, वो डीजीएमओ को भी हम ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ही हम उसको कह सकते हैं। तो इनसे अटल बिहारी जो वाजपेयी है प्रधानमंत्री, वो थोड़े निश्चिंत हो गए। और क्या हुआ कि अब जब सर्दियाँ पड़ती थी तब ये जो कारगिल की जो पोस्ट थी वो बहुत ही ऊंचाई के ऊपर बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में स्थित थी, तो वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो ये सब जो पोस्ट है वो हम खाली करके नीचे आ जाते थे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान की जब 1947 में जो किया वही पाकिस्तान ने अब किया कि उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान की जो आर्मी के जो फौजी है उनको सिविलियन ड्रेस में ही वो कारगिल की जो पोस्ट है उनको कैप्चर करने के लिए भेजा गया। साथ ही साथ जो ट्राइबल जो फाइटर्स हैं उनको भी भेजा गया। और हमारी जो जब सर्दियाँ खत्म हुई तब हमारी आर्मी वहाँ पर गई, तो पाकिस्तान की आर्मी को देखा तो उनको खदेड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसको कहते हैं ऑपरेशन विजय। जो आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया उसको कहते हैं ऑपरेशन विजय। तो उसी के तौर पर आप एलओसी कारगिल जो फिल्म है उसमें देखते हैं कि उसको भगाने के लिए जो है हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि जो बोफोर्स है उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से जो बोफोर्स है उसने हमारा साथ दिया। और माउंटेन वॉरफेयर में जो होवित्ज़र है उसकी इम्पोर्टेंस है वो इसी के तौर पर हमें पता चली। साथ ही साथ जो बहुत ही एक दूसरी घटना हम हुई उसमें इजराइल ने हमारे काफ़ी मदद की, इंटेलिजेंस में मदद की। साथ ही साथ जो असला और बारूद है उसकी सप्लाईमेंट में भी हमारी काफ़ी मदद की। और तीसरी जो घटना है वो है हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर, यानी कि अब जो कारगिल है वो विश्व का सबसे ऊंचाई वाली युद्ध भूमि भी कह सकते हैं। तो हमें इंडिया को हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफ़ी अभी महारत हासिल हो चुकी है। तो ये भी ऑपरेशन विजय के तहत ही चलाई गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी की जो आर्मी है उन लोगों ने ये जो पोस्ट जो कब्जे की थी वो हिली वाली एरिया जो माउंटेन के ऊपर थी, और वहीं से ये जो नेशनल हाईवे 1 जिसे कहते हैं वो बहुत ही इसका फासला आप देखिए कितने पास है। अगर वो उसको कैप्चर कर ले तो पूरा का पूरा जो लेह डिस्ट्रिक्ट है, लेह और लद्दाख, ये पूरा का पूरा एरिया हमारी आर्मी की पहुंच से कट हो जाता है। वो उसको पाकिस्तान या फिर चाइना है वो उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हमारे लिए था। तो इसी के तौर पर ये जो ऑपरेशन चला गया उसको ऑपरेशन विजय कहते थे। और उसमें भारतीय नौसेना ने भी माफ कीजिएगा, भारतीय वायुसेना ने भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। और उनका जो ऑपरेशन है उसको कहते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और इन दोनों की कोलैबोरेशन से हमारे जो जवान है उनकी बहादुरी से हमने पूरा का पूरा कारगिल की लड़ाई है वो जीत ली। और जो पूरी की पूरी जो पोस्ट है वो पाकिस्तानियों ने जो कब्जे की थी वो हमने रिकैप्चर कर ली। और 4 जुलाई को नवाज शरीफ है उन्होंने तय किया कि अब सीज फायर है वो किया जाएगा। और जो दोनों देशों ने जब आखिरी गोली चलाई वो दिन था 26 जुलाई, जिसे हम कारगिल दिवस भी कहते हैं। और इसी लड़ाई में हमने 4 जो शूरवीर है उनको देखा। तो उसमें पहले है विक्रम बत्रा जिनको परमवीर चक्र मिला,
और दूसरे है योगेंद्र सिंह यादव, उनको भी परमवीर चक्र मिला। तीसरे है मनोज कुमार पांडे और चौथे है संजय कुमार पांडे। उन सबको अपनी अप्रतिम बहादुरी के लिए परमवीर चक्र है उससे नवाजा गया है। तो इसी के दौरान हम क्या हुआ कि जो मुशर्रफ है वो ही इस लड़ाई का करता हरता था। तो उसने क्या करा कि कुछ जो पाकिस्तानी मिसाइल्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, उनको एलओसी के नज़दीक ही डिप्लॉय कर लिया। और वहीं अमेरिका को भी ये बात पता चली तो तब उन्होंने नवाज शरीफ को समन्स भेजा कि आप सीज फायर करवाए। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा बदलाव ये भी आया कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने पहली बार माना कि जो पाकिस्तान है वो भी इस बार अटैकर है। नगर हर बार ये लोग यही मानते हैं कि जो भारत है उसने ही अटैक किया है, लेकिन पहली बार वेस्टर्न और जो यूएस है उनको ये लगा कि पाकिस्तान है उसने ही ये पूरा अटैक कराया है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा हम चेंज कह सकते हैं। और इसी से ही हमारी यूएसए के साथ की जो रिलेशन है वो उसमें एक जो बदलाव है वो हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जो इकोनॉमी और ट्रेड में हमारे जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ कैसे रहे हैं। और हमारे जो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमारा परंपरागत विरोधी है, तो हम उसके साथ कोई ट्रेड रिलेशन तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो गए। लेकिन भारत ने फिर भी इसको मोस्ट फेवर्ड जो नेशन का जो स्टेटस है वो 1996 से उसको दे रखा है। लेकिन पाकिस्तान है वो उसको हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, ट्रेड है, वो भी बहुत ही कम है। और हमने पहली बार दोनों देश ने जो कह सकते हैं कि जो ट्रेड है उसकी शुरुआत हम 2006 से ही कह सकते हैं कि जब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट जब साइन हुआ साफ्टा, वहीं से हमारे जो ट्रेड रिलेशन है उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। और अभी ये हमारा जो रिलेशन है वो 360 बिलियन से ज़्यादा, 360 बिलियन से हमारा जो व्यापार है वो ज़्यादा हो गया है। और हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसमें हम देखें तो रॉ मटेरियल है और साथ ही साथ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट, ये सब है वो कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं या यहाँ पर चार्ट में देखें। और दूसरों में पाकिस्तान से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं वो भी चार्ट में देखिए। पाकिस्तान है उसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन वो अच्छे है वो, तो हम सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया है उसको भी हम कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें सबसे बड़ा कोई जो रोड़ा है तो वो पाकिस्तान ही है। इसीलिए भी हम तापी जैसी जो परियोजना है उसमें हम पाकिस्तान को शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो सेंट्रल एशिया का पूरा जो कनेक्टिविटी है वो हम चाबहार की बजाय पाकिस्तान से ही ला सकते हैं। वही हमारे जो कुछ बायलैटरल रिलेशंस की बात करें तो 1955 और 1965 में जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें पाकिस्तान के जो चीफ गेस्ट हुए वो पाकिस्तान के, साथ ही साथ जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें भी इंडिया ने हर बार पीस और सुधार करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स गलत तरीके से दिया। चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इसका जो जवाब है वो गलत तरीके से ही दिया है। तो पाकिस्तान के हमारे जो रिलेशन है वो परंपरागत विरोधी के रूप में ही हम उसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है वो उसके ऊपर आपको जो लेक्चर है वो अच्छा लगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी आपको ये जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।